हेलो एवरीवन, आज का हमारा नया टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो लेट U be the universal set and A is a subset of U, that means universal set. Then the complement of set A is the set of all elements of universal set which are not the elements of A. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास सेट A है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और हमें सेट A का कॉम्प्लीमेंट सेट पता करना हो तो हमें यूनिवर्सल के उन एलिमेंट्स को लेना होगा जो सेट A में प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि अगर आपको किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट अगर पता करना है तो आपको यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को लेना होगा जो A सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाई A डैश और A की पावर C। तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को या तो हम A डैश से या A की पावर C से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर जो है हम इसको A डैश से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बॉलिकली A डैश इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड X बिलोंग्स टू A डैश। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है कि आपको उन एलिमेंट्स को लेना होता है जो आपके यूनिवर्सल सेट में होते हैं लेकिन वो ए सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। अगर हम बिल्कुल इसको अगर इजी वे में अगर इसको बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट और उस सेट के डिफरेंस के इक्वल होता है। दैट मीन्स A डैश इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस A। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दीजिएगा तो सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकल कर आ जाएगा। एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यूनिवर्सल में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स गिवन है और ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 7 9 है और हमें ए का कॉम्प्लीमेंट सेट यहाँ पे पता करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है यानी ए डैश वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल माइनस ए के। तो यूनिवर्सल में से हम ए सेट को माइनस कर देते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किस तरीके से किया जाता है। तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करने का मतलब ये होगा कि जो ए सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में प्रेजेंट है उनको आप इसमें से हटा दीजिएगा, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो ही आपकी यू माइनस ए में यानी यूनिवर्सल माइनस ए सेट में कंटेन होंगे। तो यूनिवर्सल में से 1 3 5 7 9 को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे 2 4 6 8 10। तो इसलिए ए डैश इसमें इक्वल हो जाएगा 2 4 6 8 10। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ये होगा। ठीक है। अगर हमें किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम अगर दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं भाई। अगर सपोज हम यहाँ पर जो है टू सेट्स का वेन डायग्राम लेके चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स एक यूनिवर्सल सेट को दिखाया जाता है जो अंदर दो सर्कल होते हैं, उनसे हम ए सेट और बी सेट को दिखाते हैं। तो फिलहाल ये जो है यहाँ पर हमें ए सेट को दिखा रखा है, तो ए सेट का मतलब ये होगा कि हम ए सर्कल को वहाँ पर शेड कर देंगे। ठीक है। तो वेन डायग्राम में किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस पोर्शन को वहाँ पर शेड कर दिया जाता है। जैसे हम ए को दिखा रहा था तो यहाँ पर हम ए सर्कल को यहाँ शेड कर देंगे। अब इस तरीके से हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी कि हमें वो एलिमेंट लेने होंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल में होंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे शेडिंग में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगी। इस बार हम ए सर्कल को बिल्कुल ब्लैंक कर देंगे लेकिन जो ए सर्कल से बाकी का पोर्शन उसको हम शेड कर देंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम होगा। ठीक है। तो क्योंकि ए डैश इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस ए के, तो हम ए सर्कल को छोड़कर पूरे पोर्शन को शेड कर देंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का जो वेन डायग्राम बनकर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बी कॉम्प्लीमेंट का भी वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें बी सर्कल को छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन शेड कर देंगे तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनेगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसलिए क्या करेंगे, जो ए और बी में हमने वेन डायग्राम बनाए थे दोनों का यूनियन कर देते हैं, दोनों के शेडिंग पोर्शन का यूनियन कर देते हैं। तो क्या होगा, जो बीच वाला पोर्शन है ए और बी के बीच का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है सिर्फ वहाँ पर आपका ब्लैंक रह जाएगा, लेकिन बाकी पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं शेयर हो जाएगा। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम होगा। इसी तरीके से अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जिसमें दोनों में कॉमन शेडेड पोर्शन है सिर्फ हम उसको लेके चलेंगे और देख सकते हैं दोनों में जो कॉमन शेडेड पोर्शन होगा वो ए और बी सर्कल से अलग जो बाकी का पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी शेडेड था, वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी शेडेड था। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें वही पोर्शन आ जाएगा कि ए और बी सर्कल को छोड़कर पूरे जो पोर्शन को हम शेयर कर देंगे। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनकर आएगा। ऐसे और देखिएगा, अगर हमें ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में दिखाना हो, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों सर्कल के एलिमेंट्स को हम वहाँ दोनों जो सेट होते हैं उनके एलिमेंट्स को वहाँ पर हम लेके चलते हैं यूनियन में, तो ऐसी वेन डायग्राम में हम ए और बी सर्कल दोनों को शेड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देना, इसका बिल्कुल अपोजिट कर देना, तो इसमें हम ए यूनियन बी यानी ए और बी सर्कल को छोड़कर पूरे पोर्शन को शेड कर देंगे, तो ये ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है वो वहाँ पर बनकर आएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी को अगर वेन डायग्राम में दिखाना हो तो जो ए और बी का जो कॉमन पोर्शन होता है उसको शेड कर दिया जाता है। हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका बिल्कुल अपोजिट करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी में जो पोर्शन शेडेड था उसको वहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, बाकी पूरा पोर्शन वहाँ शेड कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बिल्कुल अपोजिट से भी हो जाता है, इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वेन डायग्राम थे कुछ कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड सेट्स के। आगे देखिएगा कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और लॉस वगैरह हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आगे कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ और लॉस हैं वो यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, तो देखिएगा। तो पहला लॉ है इसमें, इसे बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉज। तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। तो उसमें बताया जा रहा है अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर आप यूनियन करोगे तो वही सेट आएगा, बात भी सही है। अगर आप किसी सेट का उस सेट के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट आएगा, और इसी तरीके से किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट आता है। तो ये जो लॉज हैं इनको बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉज। सेकंड है आइडेंटिटी लॉ, वो देखिएगा। आइडेंटिटी लॉ पहला जैसे इसमें ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, इट मीन्स अगर हम ए सेट का नल सेट के साथ अगर यूनियन करते हैं तो वही सेट आएगा, ए सेट ही आएगा। और ऐसे ए सेट का अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो ए सेट ही आता है। तो क्योंकि यहाँ पे सेट की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, ए का यूनियन करने पर या ए का इंटरसेक्शन करने पर ए सेट के इक्वली आ रहा है, तो ये जो लॉज हैं इसलिए वो आइडेंटिटी लॉज कहलाते हैं। तो ए को फाई के साथ यूनियन करोगे ए ही आएगा, और ए का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल के साथ तो वो ए ही आएगा। तो ये दोनों लॉज होंगे आइडेंटिटी लॉज। इसके बाद है बाउंडेडनेस लॉज। इसमें ये है कि अगर आप ए का यूनिवर्सल के साथ यूनियन करते हो तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, ए का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो नल सेट के इक्वल आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम ए सेट का दूसरे सेट के साथ जो यूनियन इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो दूसरे सेट के इक्वल आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर चेंज हो जा रही है इस बार, तो इसलिए इन लॉज को बाउंडेडनेस लॉज के नाम से जाना जाता है। तो ए का यूनिवर्सल के साथ यूनियन यूनिवर्सल के इक्वल होगा। भैया आपको पता है कि जब भी दो सेटों का हम यूनियन करते हैं और उसमें एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उनका यूनियन हमेशा बड़े सेट के इक्वल होगा, इंटरसेक्शन हमेशा छोटे सेट के इक्वल होगा। तो इस बात से आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, चाहे वो आइडेंटिटी लॉज हो चाहे बाउंडेडनेस लॉज हो। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो यहाँ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो छोटे सेट के इक्वल होगा, जो कि क्या होगा दोनों में वो फाई होगा, यानी कि नल सेट। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे बाउंडेडनेस लॉज। इसके बाद है लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। तो जो कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर है। पहला है यानी यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नल सेट के इक्वल होगा। भाई आपको पता है किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस करोगे तो फाई ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से फाई को माइनस करने पर यूनिवर्सल के इक्वल ही आना है। तीसरा लॉ है मतलब थर्ड पार्ट है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। अगर किसी सेट की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस वही सेट आ जाएगा, क्योंकि अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल माइनस ए, उसको दोबारा यूनिवर्सल में से माइनस करोगे तो वापस वही सेट ऑब्टेन हो जाएगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल। किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, और किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा नल सेट के इक्वल होगा। तो ये कहलाता है हमारे लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशंस। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉज है ये, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर आप दो सेटों का यूनियन कर रहे हैं तो आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में रख के उनका यूनियन करेंगे तो आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। आप चाहे ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, और इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज में जो अभी हमने कम्यूटेटिव में बात की थी वो टू सेट्स के लिए थी, एसोसिएटिव में सेम वही कंडीशन सेम वही प्रॉपर्टी आपके तीन सेट्स के लिए यूज़ हो जाती है, कि जैसे अगर हम ए बी सी तीन सेटों का अगर यूनियन करते हैं, चाहे वो पहले हम ए यूनियन बी करें उसके बाद हम सी के साथ यूनियन करें, या हम पहले बी और सी का यूनियन करें उसके बाद ए सेट के साथ यूनियन करें, तो आंसर ऑलवेज सेम ही रहेगा।
ठीक है, इसे बोला जाएगा एसोसिएटिव लॉ। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी आप चाहे पहले इंटरसेक्शन बी करें, बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन करें, या पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करें उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करें, आंसर ऑलवेज सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 3 सेटों का इंटरसेक्शन भी आप किसी भी ऑर्डर में रखकर उनका कर सकते हैं, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये हमारा होता है एसोसिएटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ये आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होगा क्या, जैसे पहला है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट के बाहर ए यूनियन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि यहाँ पर ए यूनियन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बी और सी के साथ में। जैसे कि ए यूनियन जो है वो आपका बी के साथ भी चला गया और ए यूनियन जो है वो सी के साथ भी चला गया, तो ये बन जाएगा कितना, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। क्योंकि ब्रैकेट के बाद ए यूनियन था तो ए यूनियन को आप बी और सी दोनों के साथ यूज़ करेंगे तो बनेगा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और जो इनके बीच का साइन था बी और सी का वो उनके बीच में आ जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन का साइन। तो इसलिए ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को कर सकते हैं इस बार, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ए इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन को बी और सी के साथ अलग अलग यूज़ कीजिएगा, तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, और जो बीच में यूनियन का साइन है वो बीच में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा डी मॉर्गन्स लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा कि ए यूनियन बी का जो होल डैश होता है, जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अगर आप दो सेटों की यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ यूनियन है तो यहाँ हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन का साइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि वहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर बन जाएगा यूनियन। तो ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो कभी भी ए माइनस बी आए तो इसका मतलब ये है कि हम ए के एलिमेंट लेते हैं, बी के एलिमेंट्स नहीं लेते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे बी माइनस ए में भी हम बी के एलिमेंट्स तो लेंगे लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं लेंगे, तो उसको भी हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। कुछ और प्रॉपर्टीज देखिएगा, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए के इक्वल होगा, जो भी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो छोटे सेट के इक्वल होगा, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा इसमें ए के। ऐसे अगर ए बी का सबसेट है जो ए यूनियन बी होगा वो इक्वल होगा बी के, क्योंकि यूनियन बड़े सेट के इक्वल होता है इसलिए वो बी के इक्वल होगा। ए अगर बी का सबसेट है तो ए माइनस बी जो होगा वो 5 के, क्योंकि यहाँ पे ए छोटा सेट है, अगर छोटे सेट में से बड़े सेट को अगर आप माइनस करोगे तो सारे एलिमेंट उसके रिमूव हो जाएंगे, तो इसलिए वहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए वो नल सेट के इक्वल होगा। ए अगर बी का सबसेट है तो इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प करेंगी। तो फिलहाल जो एक्सरसाइज आज आप करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप कॉम्प्लीमेंट के टॉपिक को आपने ध्यान से समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।